हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंडियन इकनॉमी का आंसर शेयर करूंगी। क्वेश्चन पेपर मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूं, उसका आंसर आज मैं इसमें शेयर करूंगी। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को क्वेश्चन दिखला देती हूं, फिर उसका आंसर बताती हूं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सारा क्वेश्चन के लिए। तो ये हैं सारे क्वेश्चन, इस सब के आंसर मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन 2 का आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें से मैं सबसे पहला वाला बता रही हूँ, डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो क्वेश्चन था डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे कि नेशन अपना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पीपल को सुधारता है, ठीक करता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइफ स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करता है, पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करता है, जो जॉब प्रोवाइड करता है, एजुकेट करता है, ताकि पर्सन को, कोई भी इंसान को जॉब मिल सके और उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके, अच्छा हो सके, वो ज़्यादा अर्न करे और अपना लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सके। तो ये इसका डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच नेशन इम्प्रूव द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, अपना नेशन जो है, अपना पीपल लोग का वेलबींग मतलब वो लोग का रहने का तरीका सोशल सोशल और पॉलिटिकली इम्प्रूव करता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ से। इन्वायरमेंट जैसा लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक करना और ज़्यादा अर्न करना, जिसके कारण लिविंग स्टैंडर्ड भी ठीक हो जाए, ज़्यादा कमाई होगा तो ज़्यादा खर्चा कर सकेगा और फिर अच्छे से रहन सहन में भी उसका बदलाव आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स रेफर टू higher level of education and literacy, workers income, health and lifespan। इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान को एजुकेट करना, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसको उसको एजुकेट करना, पढ़ा लिखा बनाना और वर्कर्स लोग का इनकम को इंक्रीज़ करना, वो लोग का ज़्यादा तरक्की हो, ज़्यादा पैसा मिले और वो लोग का हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना कि बीमार ना पड़े, उसका लाइफ स्पैन भी बढ़े और अच्छे से रहे। बीमार नहीं पड़ेगा तो लाइफ स्पैन बढ़ेगा, तो उसी को कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जो जो नेशन देखता है कि उसका वहाँ का पीपल लोग हेल्दी रहे, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे से रहे, वो लोग को इनकम अच्छा मिले, एजुकेशन अच्छे से मिले, तो इसी को कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड अंडर डेवलप इकोनॉमी। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये है इसका डिफरेंसेस, अंडर डेवलप इकोनॉमिक एंड डेवलप इकोनॉमिक्स। तो अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल, तो लो ह्यूमन कैपिटल होता है, लेबर फोर्स हैज़ पुअर स्किल लीडिंग टू लोअर लेबर प्रोडक्टिविटी। मतलब कि ह्यूमन कैपिटल कम होता है, मतलब इनकम कम होता है, लेबर फोर्स भी कम होता है और जो लेबर लोग काम करता है वो लोग का पुअर स्किल होता है, वो लोग पढ़ा लिखा नहीं होता है और जिसके कारण वो लोग सही से काम नहीं करता है और पुअर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी कम होता है और इसमें पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो लेबर फोर्स पुअर स्किल, तो कम पढ़ा लिखा होता है। और डेवलप इकनॉमी में क्या होता है कि जो लेबर लोग होता है वो लोग पढ़ा लिखा होता है, हाई ह्यूमन कैपिटल होता है, ज़्यादा पैसा होता है और लेबर फोर्स हाईली एजुकेटेड होता है और टैलेंटेड रहता है। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, ब्रिज, डैम एक्सेट्रा which restrict the production of goods and service as well as limiting the growth of market to sell this good। मतलब
पुअर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे रोड, ब्रिज, डैम। जैसे रोड हुआ, पुल हुआ, डैम हुआ, ये सब अच्छे से बना हुआ नहीं होता है, सब अच्छे से मेंटेन भी नहीं होता है। तो अगर रोड अच्छे से नहीं है तो कोई सामान ये जगह से वो जगह नहीं जा सकते, एक जगह से दूसरी जगह सामान नहीं जा सकता अगर रोड अच्छे से बना नहीं। अगर डैम नहीं है, ब्रिज नहीं है, तो सामान को ट्रांसफ़र करना दिक्कत होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि लिमिटिंग द ग्रोथ ऑफ मार्केट, तो मार्केट का ग्रोथ कम हो जाता है और कम सेल होता है। ठीक है, ये अंडर डेवलप इकनॉमी में होता है। और डेवलप इकनॉमी में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बना रहता है, रोड, ब्रिज, डैम बहुत अच्छे से बना हुआ होता है, मेंटेन भी रहता है। तो उसके कारण क्या होता है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से पहुंच जाता है, जिसके कारण मार्केट का ग्रोथ होता है। ठीक है, तीसरा है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हुआ जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो जो बैंक वगैरह होता है अंडर डेवलप इकनॉमिक में, बैंक वगैरह अच्छे से नहीं बना रहता है या डेवलप नहीं हुआ रहता है, जिसके कारण पैसा निकालने डालने में बहुत दिक्कत होता है। और डेवलप इकनॉमी में क्या होता है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया रहता है और वेल इस्टेब्लिश बैंक रहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहता है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर प्रिमिटिव मतलब बहुत अच्छे से नहीं बना रहता है, जिससे कि दिक्कत होता है। बैंकिंग सेक्टर नहीं होता है, अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं होता है, मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। और देखिए यहाँ पे डेवलप इकनॉमी में बहुत अच्छे से बैंकिंग सेक्टर रहता है, इज़ मॉडर्न मतलब नया तरीका रहता है, फास्ट रहता है, इफेक्टिव रहता है, एंड कवर एवरी इंच ऑफ कंट्री। बहुत जगह जगह पे बैंकिंग सेक्टर होता है। ठीक है, फिर ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर ईदर नॉन एग्जिस्टिंग एंड वेरी लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन या तो होता ही नहीं है या तो बहुत कम होता है। ठीक है, और डेवलप इकनॉमिक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है प्रैक्टिकली राउंड द क्लॉक, मतलब बहुत फास्ट होता है और हर जगह होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो अंडर डेवलप इकनॉमिक में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर फ्यू एंड फार, जो है भी बहुत कम है और है भी तो बहुत दूर में। और डेवलप इकनॉमिक में सामने सामने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, जैसे कॉलेज, स्कूल वगैरह सामने सामने होता है, हर जगह होता है, और यहाँ पे बहुत कम होता है और दूर होता है। लेबर ट्रेनिंग अंडर अंडर इकनॉमिक में लेबर ट्रेनिंग और फ्यूज़ बहुत कम होता है, और वो लोग को मॉडर्न टेक्निक भी नहीं पता रहता है, जिसके कारण से प्रोडक्शन वगैरह हर चीज़ बहुत स्लो हो जाता है। और डेवलप इकनॉमिक में लेबर फोर्स लोग टैलेंटेड रहता है, पढ़ा लिखा रहता है, जिसके कारण हर चीज़ बहुत फास्ट होता है, टेक्निक प्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है। एक्सपोर्ट तो इसमें लिमिटेड हो ही जाएगा, क्योंकि रोड वगैरह अच्छे से मेंटेन नहीं होता, तो जिसके कारण एक सामान दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता। और डेवलप इकनॉमिक में रोड मेंटेन रहता है तो अच्छे से सामान पहुंच जाता है। तो ये है इसका डिफरेंसेस। अब ये क्वेश्चन है कि डिस्कस द अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इसका आंसर बताती हूँ। तो अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का अचीवमेंट ये है कि इकोनॉमिक का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। तो ये इसका शॉर्ट नोट्स है, आप लोग कॉपी कर सकते हैं। इकोनॉमिक का ग्रोथ मतलब एजुकेशन मिलता है, अच्छे से पढ़ता है लेबर लोग, तो लोग अच्छे से प्रोडक्शन कर पाता है, उससे वो लोग को ज़्यादा सैलरी मिलता है, तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है और डेवलपमेंट करता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ये उसका और पॉइंट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट में आते हैं, इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट। तो उसका अचीवमेंट ये है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का कि वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देता है। अगर लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा न्यू आइडिया लाएगा, जिसके लिए और लोगों को चाहिए होगा कि जॉब पे लगाए, ताकि नया नया चीज़ प्रोड्यूस करे, बनाए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, और तीसरा है कि इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो
इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन अच्छे से होता है, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपना मनी शेयर पे लगाता है, जिसके कारण पैसा बढ़ता है। सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, जिसके कारण 5 ईयर प्लान ऑल्सो फोकस इन रिड्यूसिंग इनक्वालिटी, मतलब अमीर गरीब में डिफरेंसेस कम हो जाता है। अमीर लोग भी काम करता है, गरीब लोग भी काम करता है, और वो लोग गरीब लोग को पैसा सैलरी मिलता है, तो वो लोग का भी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है। तो इसका मतलब ये है। बैलेंस रिलीजनल डेवलपमेंट, तो रीजनल डेवलपमेंट भी होता है, लोग कास्ट रिलीजन में डिफरेंस कम करते हैं। सोशल जस्टिस भी होता है, ये सब पढ़ लीजिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। सोशल जस्टिस मतलब कि जस्टिस होता है अगर कोई गलत काम करता है तो। और मॉडरेशन, तो अगर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो लोग मॉडर्न बनेगा और अच्छे से पैसा कमाएगा। तो इसका मतलब यही है। नोट्स है, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जब एजुकेट होगा वो लोग, अच्छे से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो लोग का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छे से हो जाता है। तो यही सब अचीवमेंट है। फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ये है कि सबसे पहला, फेल टू एलिमिनेट पॉवर्टी, मतलब गरीबी हटाने में फेल हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है। दूसरा है फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द ग्रोइंग लेबर फोर्स, मतलब पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा है इंक्रीज़, तो उसके कारण हर कोई को एम्प्लॉयमेंट, हर कोई को जॉब प्रोवाइड करना मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग फेल हो गया, इसका ये फेलियर है। फेल टू फेलियर टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड इनकम एंड वेल्थ, मतलब ये इसमें भी फेल हो गया। इनइक्वालिटीज़, अमीर गरीब में डिफरेंस करना अभी भी कंटिन्यू रहा, तो फेल हो गया अमीर गरीब का डिफरेंसेस मिटाने में। ब्लैक मनी में भी फेल हो गया। फेल टू चेक द ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी, तो घपला होते रहा, करप्शन चालू हो गया, तो जिसके कारण इकोनॉमिक प्लानिंग फेल हो गया इंडिया में। फेल टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म, तो इसमें भी फेल हो गया। स्लो डेवलपमेंट हुआ और प्लानिंग सही तरीके से नहीं हुआ, तो इसीलिए यही इसका फेलियर है। अभी क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन लिबराइजेशन इन इंडिया, तो यहाँ पे लिबराइजेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो लिबराइजेशन मतलब ये होता है कि मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल एंड अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन इन द वे ऑफ डेवलपमेंट। तो पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत गवर्नमेंट का सिग्नेचर चाहिए था, इधर से उधर दौड़ भाग होता था। तो लिबराइजेशन में क्या हुआ कि ये कम हो गया, हर किसी को लाइसेंस लेने का ज़रूरत नहीं है, किसी किसी को ही लाइसेंस लेने का ज़रूरत है, तो वो सब किसी किसी को ही लाइसेंस लेना, हर किसी को लाइसेंस नहीं लेना। तो तो यही है उसका मतलब। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है। तो कंपटीशन हो गया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के बीच में, फॉरेन ट्रेड इंक्रीज़ हो गया, फॉरेन कैपिटल बढ़ गया, और फिर डेब्ट बर्डन भी कम हो गया। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ। जैसे नेचुरल रिसोर्स में क्या आता है, मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, तो ये सारे चीज़ का अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ, बहुत अच्छे से इसको काम में लाया गया, और ये सब हुआ ह्यूमन रिसोर्स के कारण। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जो इंसान लोग काम करते रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ये इसका सेकंड पॉइंट, मतलब जो भी कमी था नेचुरल रिसोर्स का, वो सब पूरा हुआ, अच्छे से यूटिलाइज हुआ ह्यूमन रिसोर्स। यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल,
तो फिज़िकल कैपिटल जैसे मशीन, इक्विपमेंट, तो ये सब नया मशीन आया, नया इक्विपमेंट आया, अच्छे से काम चला, जिसके कारण प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो पैसा ज़्यादा मिला, पैसा वर्कर्स लोग को ज़्यादा मिला तो वो लोग का गरीबी मिटा और लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधरा। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, ह्यूमन रिसोर्स हेल्प किया प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि वो लोग नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया, न्यू टेक्निक यूज़ किया, न्यू मशीन, और लेबर लोग भी पढ़ा लिखा था तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो ह्यूमन रिसोर्स के कारण टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आया, पुराना मशीन को हटा दिया गया, नया अच्छा न्यू टेक्नोलॉजी का मशीन लाया गया, जिसके कारण प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। राइस पर कैपिटा इनकम, तो इनकम भी बढ़ा, अच्छा मशीन होने के कारण प्रोडक्शन बढ़ा तो लोग का पैसा भी बढ़ा। टूल फॉर इकोनॉमिक चेंज, तो अच्छा टूल आया, अच्छा मशीन आया, फिज़िकली फिट और पढ़ा लिखा इंसान लोग काम पे लगा, तो जिसके कारण अच्छे से एम्प्लॉयमेंट हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। क्वेश्चन है, डिफाइन प्राइवेटाइजेशन एंड डिस्कस इट्स इफेक्ट इन इंडियन इकोनॉमी। Privatization is the transfer of function or activities or an organization from public to private sector. Privatization मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को या कोई भी बिजनेस को शेयर करना, पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर को शेयर करना, उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। पहले या तो पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। तो जब पब्लिक का जो सेक्टर होता है वो अगर प्राइवेट को सेल कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, सेल नहीं ट्रांसफ़र करता है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका नोट से थोड़ा सा तो आप लोग पढ़ लीजिए। ये है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये क्वेश्चन डिस्कस द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाट इफेक्ट आर बीइंग डन फॉर द मॉडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम यहाँ पे सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे, कोई कोई क्वेश्चन को स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग इसको नेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार रिपीट कर सकता है, जो आता ही है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे बना के बता दे रही हूँ, इसका नोट्स भी दे दूँगी। तो ह्यूमन फैक्टर कॉज करता है प्रोडक्शन को कम करने में, टेक्निकल फैक्टर और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में आता है सोशल एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, तो ये है। और टेक्निकल फैक्टर्स में ये सब आता है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में ये सब आता है। सोशल एटमॉस्फेयर में ये होता है कि जैसे सोशल फैक्टर्स में ये होता है कि इंडियन फार्मर कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता और नया टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाते, इसीलिए वो एग्रीकल्चर अच्छे से होता नहीं है। वो अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण अच्छे से इकोनॉमिकल, जिससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तो जिसके कारण जगह कम होता है एग्रीकल्चर करने के लिए, और ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होता है, मशीन सब पुराना तरीका का होता है, ओल्ड इरिगेशंस यूज़ होता है, सिस्टम यूज़ होता है, जिसके कारण एग्रीकल्चर बैकवर्ड रहता है और उसको वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। ओल्ड इम्प्लीमेंट मतलब मशीन वगैरह सब पुराना तरीका का होता है, ट्रेडिशनल वे में किया जाता है। इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी भी सफिशिएंट नहीं होता है। प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोशन, वाटर लॉगिंग एंड नाइट्रोजन डिफिशिएंसी, ये सब है जिसकी वजह से नहीं होता, सॉइल का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत शॉर्ट पॉइंट में समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्रॉब्लम ऑफ पेस्ट और डिजीज़ ऑफ क्रॉप, तो ये मिट्टी में, बालू में भी प्रॉब्लम होता है, डिजीज़ होता है, तो उसके वजह से भी। कैटल मतलब
जैसे फार्मर्स लोग कैटल फार्मिंग करते हैं तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, वो भी एक कारण है। और लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, पैसा का कमी की वजह से भी वो लोग अच्छे से लैंड को नहीं देख पाते। और सीड का भी क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, ये भी एक कॉज है। यहाँ पे फिर व्हाट इफ़ेक्ट्स आर बीइंग डन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इफ़ेक्ट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पैसा दे रहे हैं, तो फिर जिसके कारण से अच्छे से एग्रीकल्चर हो सके। मार्केट फैसिलिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, जो भी खेती बाड़ी में जो भी फसल उगता है उसको अच्छे से मार्केट में हाई प्राइस में सेल करके फार्मर लोग को बेनिफिट करवा के उन लोग को ज़्यादा पैसा मिले। एग्रीकल्चरल एजुकेशन, एग्रीकल्चर के बारे में एजुकेशन देना, ये प्रोविज़न ऑफ बेटर मैनुअल फीड, अच्छा सीड प्रोवाइड करना ताकि अच्छे से एग्रीकल्चर हो। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, तो छोटा छोटा बिजनेस वाला लोग को डेवलप करना, अच्छे से पैसे उसे देना और इनकरेज करना। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सामान को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, उसमें भी। ओके, थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।